सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, जो सियासी सूरत हाल है उसमें आज नवाज शरीफ का बयान बड़ी अहमियत का हामिल। आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को चौधरी शुगर मिल केस में गिरफ्तार करके एहतसाब अदालत में पेश किया गया, जहाँ पर उनका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया गया नैब की जानिब से। अभी हमने सुना कि वो ये कह रहे थे कि हम से गलती ज़रूर हुई कि जब मौलाना साहब कह रहे थे, इस्तीफ़ों की बात कर रहे थे, तो उनकी बात में वज़न था, हमें उनकी बात सुननी चाहिए थी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने ख़त भी लिख दिया है मियाँ शहबाज शरीफ को और हमने कह दिया है कि धरने की मुकम्मल, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नून लीग हिमायत करती है और धरने में मौलाना साहब के शरीक होगी। फिर आपने सुना कि कैप्टन राय सफदर ने क्या कहा। लेकिन आज जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है उसमें अब नून लीग का तो मौक़िफ़ वाज़ेह हो गया है। अब देखना ये होगा कि 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च में क्या वाकई नून लीग की पूरी क़यादत शरीक होगी या नहीं। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में जो आज तमाम तर केस की समाअत हुई, चौधरी शुगर मिल केस, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पेश किया गया, फिर उनका जिस्मानी रिमांड लिया गया। ये केस है क्या और आज की समाअत में क्या क्या हुआ, क्या क्या कार्रवाई हुई, इस पर एक रिपोर्ट मुरतब की गई है। पहले वो देखिए, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मैं मानूस तारुफ करवा देती हूँ। रिपोर्ट तो आप मुलाहिज़ा कर ही चुके हैं। मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करें। अता तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और माहिर क़ानून आरिफ चौधरी भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से। अता साहब, मैं सबसे पहले आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के जो एक फ़ैसला था उसमें अभी भी एक इब्हाम पाया जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून शरीक होगी या नहीं, लेकिन नवाज शरीफ के बयान के बाद ये इब्हाम तो दूर हुआ है। लेकिन जो धड़ेबंदी की और ग्रुप बंदी की बात है वो अभी तक अपनी जगह मौजूद है। उसको किस तरह ज़ाहिर करेगी मुस्लिम लीग नून? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि पार्टी के अंदर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र होना, इख्तलाफ राय होना और मुख्तलिफ व्यूज़ का सामने आना, ये हमेशा से एक हेल्दी ट्रेंड रहा है। और पार्टी के अंदर जब भी डिस्कशन होती है, हमारी पार्टी मीटिंग्स होती हैं, मैं तकरीबन हर पार्टी मीटिंग में मौजूद होता हूँ, उसमें जब कोई एक शख्स से दूसरा शख्स डिसएग्री करे या किसी नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करे, तो एंड पे जो फ़ैसला होता है लीडरशिप का, जो कायद फ़ैसला करते हैं, फिर सब उसको मनो ना सिर्फ तस्लीम करते हैं बल्कि उस फ़ैसले को कामयाब बनाने के लिए और उसको पूरी तरीके से नाफिज करने के लिए हर बंदा अपनी अपनी एफ़र्ट करता है। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि अगर किसी एक इशू के ऊपर मुख्तलिफ राय जो हैं वो मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आईं, क्योंकि पार्टी जो है वो बिल्कुल यूनाइटेड है और इसमें किसी किस्म का कोई डिवीज़न का आंसर नहीं है। आप देखिए कि तमाम तर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी के बावजूद हमारे 166 पंजाब के मेंबर्स, पंजाब असम्बली के, और 84 कौमी असम्बली के मेंबर्स, अभी तक किसी किस्म का ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना है, ना इनमें से कोई टूटा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पार्टी कायद मियाँ नवाज शरीफ और सदर जमात मियाँ शहबाज शरीफ की लीडरशिप में यूनाइटेड है। और जिस तरह मियाँ साहब ने फरमाया, उन्होंने आज लिख के भिजवाया है मियाँ शहबाज शरीफ साहब को। हाँ। और कल हमारी पार्टी मीटिंग है और धरने में शमूलियत के तरीक़ेकार और बाकी जो खदोखाल होना है पूरे प्लान का, वो कल तफसील से डिस्कस किया जाएगा और जमात की तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान उसके बाद किया जाएगा। अच्छा चले, अता साहब इजाज़त दे, मैं थोड़ा सा चौधरी शुगर मिल पे अगर आपने जी मैं सवाल करती हूँ आपसे, लेकिन ज़रा पहले इस पर बात कर लें। अता साहब, लेकिन आपने कहा कि राय होना अलग बात है, शिरकत होना अलग बात है। अभी भी कहीं ना कहीं जो ग्रुप बंदी की मैंने बात की, उसमें जो कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं मियाँ शहबाज शरीफ के साथ साथ, कि वो ये हैं कि मौलाना साहब ने अपने सारे कार्ड शो नहीं किए। अब ये नहीं मालूम नून लीग को, और पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है कि क्या करेंगे मौलाना, धरना देंगे, कितने दिन बैठेंगे, क्या अज़ाइम है। तो जब ये एक तहफ़्फ़ुज़ात वाली सूरत हाल है तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि इसको क्लियर कर दिया जाए मौलाना साहब के साथ बैठ कर? देखिए, हमारी कोशिश तो डे वन से ये थी कि जब मौलाना साहब से हमारी मीटिंग्स हुई, फिर इस्लामाबाद में बिलावल साहब तशरीफ़ लाए, तो हमारी कोशिश ये थी कि जॉइंट अपोजिशन जो है वो एक पेज के ऊपर हो सॉरी, और उसके बाद APC के प्लेटफॉर्म से तमाम अपोजिशन जमातें एक जो है मुतफ़िक़ा डेट की अनाउंसमेंट करें और तरीक़ेकार भी आपस में तय कर लें। अब मौलाना साहब ने अपनी मजलिस आमला के इजलास के बाद इसका ऐलान कर दिया। अब ऑब्वियसली उसमें हमारी पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये जॉइंट होना चाहिए था, बट चलें अब वो मरहला गुजर गया है। अब इसीलिए जो कल पार्टी की मीटिंग है उसके अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो तहरीर भिजवाई है शहबाज शरीफ साहब को, वो
और बाकी जो तमाम तर इसके हवाले से मामलात हैं, धरने के हवाले से, प्रोटेस्ट के हवाले से, वो डिस्कस किए जाएंगे और एक जॉइंट स्ट्रैटेजी उसके बाद बाज़ाब्ता उसका ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है। अतर साहब, अभी आपने चौधरी शुगर मिल का जिक्र किया, ज़ाहिर एक केस है, आज समाअत भी हुई, रिमांड भी दिया गया और इस केस के हवाले से मैंने रिपोर्ट के ज़रिए नाज़रीन को बताया भी। आप भी ज़ाहिर माहिर क़ानून हैं, आप क्या समझते हैं बार बार नैब को काला कानून करार देना बस इतना ही काफ़ी होगा? केसेस हैं, सज़ा याफ्ता भी हैं, जाहिर सी बात है नवाज शरीफ साहब सज़ा भुगत रहे हैं अल-अज़ीज़िया पर। अब चौधरी शुगर मिल के सिर्फ ये कह देना कि सियासी गिरफ्तारियाँ हैं, कि ये काफ़ी होगा? माहिर कानून की हैसियत से आप क्या समझते हैं? मैं आज जी जब आर्गुमेंट मैं आती हूँ आरिफ साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ सर। अता साहब सवाल किया, आरिफ साहब मैं आती हूँ अभी आपकी जानिब। जी जी। मैं आज जब पोडियम पे मौजूद था एहतसाब अदालत के अंदर और हमारे लीड काउंसिल अमजद परवेज़ साहब इसको आर्ग्यू कर रहे थे, देखिए जब पैनामा की GIT बनी थी उसमें जब चार्जेस फ्रेम हुए तो चौधरी शुगर मिल पे 2 पैराग्राफ्स हैं और चौधरी शुगर मिल के एक एक एस्पेक्ट को बाकायदा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के अंदर इंक्लूड किया गया है और उस हवाले से मामलात को डिस्कस किया गया है। तो हमारी कंटेंशन ये थी कि जब पैनामा की GIT ने इसको तफसील के साथ देखा है, इसको जांचा है, इसको परखा है, उसके बाद दोबारा से ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट इशू कर देना, दोबारा से एक इंक्वायरी ऑथराइज कर देना, तो ये हमारा ख्याल है सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है। और मियाँ नवाज शरीफ 1999 में इसके शेयर होल्डर बने थे, ये लेट 80s में उनके मरहूम वालिद ने मिल लगाई थी, तो वो शेयर होल्डर रहे 1999 से 2016 तक, तो वो एक्टिव मैनेजमेंट का कभी पार्ट नहीं रहे। और पैनामा की GIT की रिपोर्ट की मौजूदगी में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मौजूदगी में नई इंक्वायरी की हमारे नुक्ता नज़र से कोई गुंजाइश कानूनन नहीं बनती है। ठीक है, पॉइंट टेकन। आरिफ साहब आप मुझे बताइए, इन्हीं की बात से मैं सवाल आपसे करूंगी कि एक शेयर होल्डर जो कि 1999 से 2016 तक रहा, उसको गिरफ्तार कर लेना, लेकिन जो असल मालिक है मिस्टर शेड्रॉन जर्सी का, उसका कुछ पता ही नहीं है, उस हवाले से कुछ मालूमात ही नहीं है। क्या वजह है? क्या नैब के जो मामलात हैं वो इतने क्लियर नहीं है कि बार बार लोग उंगली उठाते हैं, या फिर मामला कुछ और है? नैब को जो है वो खामखाई मिलान किया जा रहा है, क्या समझते हैं आरिफ साहब? नहीं, जहाँ तक करप्शन के इन केसेस का ताल्लुक है, अगर इस पे हम उनका मौक़िफ़ लें, यानी नवाज शरीफ साहब का या आसिफ जरदारी साहब का, तो यूँ समझें कि जनाब ये केसेस जो हैं बाकायदा को पहले से प्लान था और उसके तहत बना दिए गए और दरमियान में ये जो गवर्नमेंट भी आ गई और वो तो एक उनके साथ तो सियासी इंतकाम है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर ये बात मान ली जाए तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन की बात है वो तो ख़त्म हो जाती है कि ना पाकिस्तान के अंदर सियासी किरदार जो आए उन्होंने कोई करप्शन की, ना पैसा मुल्क से बाहर गया, पाकिस्तान के अंदर ही पैसा रहा और पाकिस्तान खुद ही खा गया, पाकिस्तान का यानी अपने आप को खा गया। और इस वक्त जिस हालत को हम पहुंच गए हैं उस हालत में खुद हम जिम्मेदार हैं, हमारे सियासतदानों का कोई रोल नहीं है। लेकिन ये बात मैं समझता हूँ कि इसे सियासतदान इसलिए भी करना चाहते हैं कि आज नहीं पहले दिन से उन्होंने ये जब पनामा का सिलसिला शुरू हुआ उस वक्त से लेकर पहले उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह अपने क्या मौक़िफ़ इख्तियार करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जूझू एहतसाब उनके करीब आता गया, उन्हें समझ आती गई कि उन्होंने क्या बयानिया बनाना है और वो बयानिया बनता गया। और उस बयानिए में भी अगर उसकी बैकग्राउंड में जाएँ तो उस वक्त पीपल्स पार्टी जो थी वो समझ रही थी कि हमारी तरफ ये मामला नहीं आएगा, हमारे केसेस नहीं खुलेंगे, तो वो इनके खिलाफ कह रहे थे। लेकिन आरिफ साहब बयानिए को तक़वियत तो इसलिए मिली ना कि सिर्फ अपोजिशन की गिरफ्तारियां हो रही हैं। अभी हम देख रहे हैं कि और किसी तरफ हाथ डाला नहीं जा रहा, नैब सिर्फ अपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। तो अगर ये कहा जाए कि बयानिए को तक़वियत दी गई तो क्या ये गलत होगा? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि दाना दुश्मन जो है वो बेवकूफ़ दोस्त से कहीं बेहतर होता है। इस वक्त जो सूरत हाल है कि ये जो ऐसा ना करते तो ऐसा होता, ये जो हमारे गवर्नमेंट है अगर कहीं इनके मुंह में ये बात एहतसाब वाली ना आती और ये इसी नारे के ऊपर ना चलते तो मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान के अंदर करप्शन के ये मामलात जो थे वो अपनी मंतकी अंजाम को पहुँच जाते। लेकिन यहाँ तो एक से एक बढ़कर ऐसे लोग मौजूद हैं जो और उनके पास कुछ भी नहीं है, इन्हीं चीज़ों को आगे लेकर वो अपने नंबर बनाने पर तुले हुए हैं। और बल्कि ये तो आप साथ साथ देखें, अगर इसको थोड़ा सा और देखें
तो ये जो आपके मौलाना साहब हैं, मौलाना साहब को इस सतह पे लाने में भी इनकी अपना किरदार है। खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि जनाब आप आए, यानी इस तरह जैसे पहलवान अखाड़े में खड़ा होकर कह रहा है कि आओ भाई आओ, किसी ने मेरे साथ कुश्ती करनी है, मैं तेल भी मैं आपको दूंगा, लंगोटा भी मैं दूंगा, आओ मेरा मुकाबला करो। भाई आपने यहाँ हुकूमत करनी है तो उसमें कम अज कम पाकिस्तान के हाल पे आप रहम करो। पाकिस्तान के अंदर इतना इंतशार यानी पैदा करना और उसमें आपका अपना ये रोल हो, यानी जो हुकूमत को चाहिए करना, हुकूमत वो नहीं कर रही है। बिल्कुल सही। मुझे ये लगता है कि हुकूमत जो है वो उसी दिन से सिर्फ पीटीआई की हुकूमत है, उसमें पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी सियासी जमातों का रोल होना नहीं चाहिए, चाहे वो मसला कश्मीर हो, चाहे बाकी इतने हमारी किसी को भी साथ लेकर नहीं चलना। क्या वाकई ऐसा ये पॉइंट? लेकिन बाबर डोगर साहब भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं, सीनियर साफी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। बाबर डोगर साहब, ये मामला जो अभी चल रहा है, ज़ाहिर मौलाना साहब जो हैं वो आम पत्ता हैं, वो खड़े हो गए हैं और वो तमाम पार्टी के साथ मिलाकर एक धरना देकर अगर बैठ जाते हैं तो सिर्फ ये कहना कि जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है, ये पता नहीं किस वजह से एहतजाज करने के लिए आ गए हैं, तो ये तो कहना गलत होगा। अगर हुकूमत की मौशी पॉलिसियाँ हैं वो सबके सामने हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, मुल्क की मईशत डूब रही है, ऐसी सूरत हाल में अगर मौलाना निकलते हैं तो उनको क्या निकलने दिया जाए या उनसे बातचीत की जाए? क्या आपको लग रहा है हुकूमत की कोशिशें कहीं नजर आ रही हैं आपको? समैया, जहाँ तक बात है महंगाई की, मुल्क में महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोग परेशान हैं और महंगाई से वाकई लोगों का हशर हो गया है। लेकिन जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान धरना देने जा रहे हैं, अगर ये रवायत बना ली जाए तो फिर तो जो भी मदारिस के मालिकान हैं, जिनके भी मदारिस हैं, जिसका दिल चाहेगा वो 50,000 स्टूडेंट पकड़ेगा और जाके इस्लामाबाद में धरना दे दिया करेगा। मगर इस तरह से इसका आम लोगों से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब महंगाई के ख़िलाफ़ कैंपेन उठेगी तो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, PMLN है, फिर पार्टी है, ये है, इनकी एक पॉलिटिकल फॉलोइंग है, उनके पीछे लोग हैं, वो लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकलें, आके पार्टी जो है लोगों को मोबिलाइज करें, उसकी एक शेप होती है, वो एक तहरीक होती है। ये कोई तहरीक तो नहीं है, ये तो मौलाना के वो 40-50 हज़ार स्टूडेंट्स हैं, कभी वो कहीं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, कभी कहीं इकट्ठा कर लेते हैं। अब उन्होंने फैसला किया इनको जाके इस्लामाबाद इकट्ठा कर लेना है। और सेकेंडली, कल जब इमरान खान साहब ने जब पीछे धरना दिया था तो मैं तो उसके भी खिलाफ था कि ये कोई तरीकाकार नहीं कि मौलाना ताहुल कादी साहब जो है उनकी एक फॉलोइंग है, उसको पकड़े और जाकर आप पार्लियामेंट के सामने बैठ जाएं और कहें जी ये गवर्नमेंट जो है इसको तोड़ दिया जाए। वो ताहुल कादी जो खुद एक सीट नहीं जीत सकते, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट खत्म, ये पार्लियामेंट खत्म और ये सारा सिस्टम जो है इसको लपेट दिया जाए। ये अगर ये इस तरह बन दिया तो फिर तो इस्लामाबाद को हर रोज कोई गवर्नमेंट चल ही नहीं सकेगी। आगे फ्यूचर में भी जिसका दिल करेगा वो 25,000 बंदे पकड़ेगा, जिसके कोई मदारिस हैं, कोई स्कूल हैं, और वो जाके वहां पे बंदों को बैठा देगा कि गवर्नमेंट को खत्म कर दिया जाए। तो इस तरह से जो तहरीक होती हैं वो लोगों के अंदर से उठती हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोगों को मोबिलाइज करती हैं। PMLN है, फिर पार्टी है, अगर वो खुद एक तहरीक चलाती और लोगों को मोबिलाइज करती, जलसे करती, उसके बाद कोई अगर पॉलिटिकल तहरीक चलती तो वो कोई और अलहदा चीज़ थी। लेकिन इस तरह के धरनों को तो मेरा ख्याल है कि सपोर्ट नहीं करना चाहिए। फिर फजलुर रहमान साहब जो है वो जो पॉलिटिकल अलाइज हैं, ना वो पार्टी को बता रहे हैं, ना PMLN को बता रहे हैं। सवाल हम कर रहे हैं, पॉइंट लेकिन बाबर साहब क्या है, किस तरह से ये सारा कुछ करना है। देखिए यहाँ पर लेकिन मजे की बात ये ना, अगर अता साहब से बात करूं, अता साहब मजे की बात ये है कि आपकी जमात वो जमात है जो हमेशा धरने की मुखालिफत करती रही। आप लोगों ने उस वक्त भी धरने की शदीद मुखालिफत की जब PTI वाले धरना देकर बैठे हुए थे। आपने कहा धरना किसी भी किस्म से सही तरीक़ेकार नहीं होता। अब वही जमात धरने की हिमायत भी कर रही है, धरना देना भी चाहती है, मुतालबा अब भी वही है कि इलेक्शन में धांधली। लेकिन जो मौलाना साहब की एक बात है, जो एजेंडा वाजे नहीं है कि आया मजहब कार्ड का इस्तेमाल इसमें हो भी सकता है, और अगर होगा तो क्या आपको लगता नहीं नून लीग की साख को नुकसान पहुंचेगा? आपको तो इतनी बड़ी जमात है, आपको मौलाना साहब की सपोर्ट की ज़रूरत ही क्या है? देखिए, जो हमारी पार्टी के अंदर एक नुक्ता नज़र था तारीख़ के हवाले से और तरीक़ेकार के हवाले से, हमने भरपूर कोशिश की कि इसकी डेट जो है वो नवंबर के एंड या दिसंबर के शुरू तक लेके जाई जाए। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हम चाहते थे कि हम पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान और सिंध के अजला के अंदर जहाँ हमारी पार्टी प्रेजेंस है, हम एक अवामी राब्ता मुहिम भी शुरू करें। बिकॉज देखिए, अवाम तंग आ चुके हैं महंगाई से, बेरोज़गारी से, और रोज़ जो ये मईशत के हवाले से मसाइल हैं उस हवाले से अवामी राब्ता मुहिम के साथ हमारी जो मुस्लिम लीग नून की तंजीम है
उसको एक्टिवेट किया जाए और एक भरपूर मूवमेंट शुरू करके उसका टेम्पो बिल्ड करके तो उसको कल्मिनेट किया जाए एक पावर शो के अंदर। ये तो आइडियल सर्कमस्टांसेस की सूरत हाल थी। बट सिंस अब एक जॉइंट ऑपोजिशन का एक इत्तेहाद बन रहा है और धरने की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए हमने इमरान खान साहब के धरने से हमें लाख इख्तलाफ होगा, हमने कभी भी इनको रोका नहीं, ना कोई इनकी राह में रोड़े अटकाए। ये जब इस्लामाबाद आए इन्होंने रेड जोन के ऊपर 126 दिन का धरना दिया, इन्होंने पीटीवी पे हमला किया, इन्होंने असमतुल्लाह जनेजो नामी एसपी को डंडों के साथ मारा, उसको जख्मी किया, एक लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर को। इन्होंने पार्लियामेंट के गेट तोड़े, गालियां दी, वहां पे बदजबानी की, बिल जलाए, सिविल डिसोबीडियंस, हुंडी, मैं किस किस चीज का नाम लूं। उस सारे के बावजूद हमने इन्हें बर्दाश्त किया, क्योंकि जमहूरियत के अंदर जो एहतजाज है वो हर किसी तो का अब ये लोग भी आपको बर्दाश्त करें। आईने पाकिस्तान गारंटी करता है, इनको करना चाहिए, मगर इनमें कुव्वत बर्दाश्त है नहीं। एजाज शाह साहब की आप स्टेटमेंट देखें कि वो कहते हैं कोई माई का लाल इस्लामाबाद घुस के दिखाए। उनके वजीर आजम दूसरी तरफ कहते हैं कि जनाब आप आए, मैं कंटेनर भी दूंगा, हलवा भी दूंगा। ये तरगीब तो वजीर आजम की थी ना जी, डे वन से। अभी तो धरने की इनिशियल बात शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा जी मैं आपको सब चीजें प्रोवाइड करूंगा। एक जो ऑनरेबल पैनलिस्ट ने बात की सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की, मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि 100 अरब का पेशावर मेट्रो इतना बड़ा खंडर बना पड़ा है, कोई तवज्जो नहीं किसी की। मालम जब्बा का केस है, खुसरो बख्तियार साहब के ऊपर केसेस हैं, तो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे तमाम अफराद के ऊपर क्यों नहीं काम होता है। बिल्कुल सही, मैं आगे बात करूंगी इस पर, इन पर भी काम हो, बिल्कुल सही, इनको भी बुलाया जाए, इनकी भी गिरफ्तारियां हो, यही ऑपोजिशन का मुतालबा है। पॉइंट लेकिन सर एक खबर है वो शेयर कर लूँ अता साहब, फिर आगे जरा ब्रेक के बाद गुफ्तगू मजीद करेंगे। पर ये नाज़रीन के चेयरमैन FBI शब्बर जैदी की जानिब से ये ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि दुबई में मालूमात के तबादले पर बहुत ही कारआमद हमारी मीटिंग हुई है। दुबई लैंड डिपार्टमेंट पाकिस्तानियों की जायदादों की मालूमात फराम कर रहा है, बड़ा बयान है उनका। गुलाम मुर्तज़ा से मजीद बात कर लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, ये बड़ा एक मामला है, इस पर हुकूमत जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई नहीं थी, जब से बात की जा रही है, अगर अब इस पर वाकई कोई काम शुरू हो गया है तो किस तरह काम होगा, क्या कहना है शब्बर जैदी का, कितना टाइम लग सकता है इस तमाम तर चीज़ों में? जी मुर्तज़ा की लाइन ड्रॉप हुई है, लेकिन ये खबर है, बड़ी अहम खबर है और जाहिर है कि शब्बर जैदी साहब जो कि FBI के चेयरमैन हैं, अगर वो ये कहते हैं कि जी हमारी मालूमात हमें मिल चुकी हैं, जो दुबई में जायदादें हैं, जो पैसा है, जो वहाँ पर लोगों की जायदादों के हवाले से जो मालूमात हैं, अब वो दुबई हमें मालूमात फराम कर रहा है। और पहले भी कई दफ़ा वज़ीर आज़म भी इस बात का जिक्र कर चुके। अब देखना होगा हुकूमत इस पर अमल दरामद कैसे कराएगी। बात ज़ुबानी कलामी हद तक नहीं होगी, जो एक मंशूर का हिस्सा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कि हम लूटी हुई दौलत वापस लेकर आएंगे, क्या वो अब पाया तकमील तक पहुंचेगा या नहीं, इस पर ब्रेक के बाद बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ कश्मीर की बात कर लेते हैं। कश्मीर में कर्फ्यू का आज 68वां रोज़ है। आज इस्लामाबाद डी चौक पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई, कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया गया और शुरा से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें अफसोस है कि इस तमाम तर सूरत हाल पर आलमी मीडिया क्यों खामोश है। ज़रा दिखा देते हैं कि वज़ीर आज़म ने क्या कहा, फिर बात करते हैं। आलमी मीडिया पर कवरेज ना होने के बराबर है, क्यों आलमी मीडिया खामोश है, क्या वजह है इसकी? और ना सिर्फ आलमी मीडिया, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने तो यूनाइटेड नेशन में ख़िताब किया, वहाँ पर उन्होंने मसला कश्मीर उठाया। क्या हुकूमत की कोशिशों में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है या क्या वजह है? अता साहब, एक न्यूट्रल इंसान की हैसियत से मैं अभी आपसे एक नून लीग की आप नुमाइंदगी यहाँ पर नहीं कर रहे, कि न्यूट्रल इंसान की हैसियत से आप क्या समझते हैं जो अभी कोशिशें हैं हुकूमत की कश्मीर के इशू पर, वो कितनी सही सिमत में जा रही हैं? देखिए, एज अ पाकिस्तानी बात करूंगा और एज अ पेट्रियाटिक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बात करूंगा। हमें वो स्पीच हो गई वेरी गुड, उसका एक स्पीच का बिल्डअप और उसका एक फॉलोअप होता है। यानी स्पीच तो एक इवेंट है UN जनरल असेंबली का, बट उसका जो बिल्डअप था, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन ह्यूमन राइट्स की दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है। हम अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे रेजोल्यूशन टेबल नहीं कर सके बिकॉज हमारे पास सिग्नेचर्स जो रिक्वायर्ड थे वो मौजूद नहीं थे। हम खामोश क्यों बैठे हैं? यानी मैं इमरान खान की स्पीच जब सुनता हूँ मुझे ये लगता है कि वो शायद ऑपोजिशन फ्रेम ऑफ माइंड से बात कर रहे हैं।
अच्छा। आपको किसने रोका था कि आप कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड को पेनिट्रेट करते? अगर देखिए हम लोग होते ना जी इनकी जगह, हम सारी जमातों को इकट्ठा करते। आप छोड़ दें, हम शहबाज शरीफ साहब को तुर्की भिजवाते, हम जरदारी साहब को या बिलावल साहब को ईरान भिजवाते, फजल रहमान साहब को सऊदी अरब भिजवाते, खुद यूरोप जाते, किसी को अमेरिका भेजते कि ये आप डॉसियर लेके जाएं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का और बताएं कि ये जो 1927 में महाराजा हरि सिंह ने जो एक एग्रीमेंट किया था कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस के रूट्स इंडिया के वजूद में आने से पहले के हैं। दुनिया को बैकग्राउंड बताएं, दुनिया का दरवाजा नॉक करें। और आपने हमें नहीं भेजना, कोई बात नहीं, आप अपने मंदुबीन भेजें, आप एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं, तमाम रिटायर्ड आपके जो डिप्लोमेट्स हैं एम्बेसडर लेवल के, सफारतकारों को इकट्ठा करें, इंटेलिजेंसिया को करें, एनजीओ को करें, सिविल सोसाइटी को करें, अपने वुज़रा की टीमें बनाएं, पार्लियामेंट में लोगों को जो आपके लोग मौजूद हैं, कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड में जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली शाह महमूद कुरैशी साहब के अंदर भी वो फ्लेयर, वो विगर नजर नहीं आ रहा है, यानी वो मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद से बाहर ही नहीं निकले। देखिए दूसरी तरफ हम इस इशू पे गवर्नमेंट के साथ हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी किया कि मैसेज फॉर मोदी इज क्लियर कि वी स्टैंड बाय आवर गवर्नमेंट एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न्ड। और उसके दो एग्जांपल्स दूंगा। जी। हमारे जो वजीर आजम हैं आजाद कश्मीर के, वो PMLN AJK के प्रेसिडेंट भी हैं। इमरान खान साहब मुजफ्फराबाद गए तो उनकी 7 वाली सीट पे बैठे थे। पार्लियामेंट में जब जॉइंट रेजोल्यूशन लाया गया, हमने कहा कि 370 और 35A का जिक्र करें और जॉइंटली अडॉप्ट करें, दुनिया को मैसेज दें कि हम इकट्ठे हैं। बट इनको हम झंझोड़ के थक गए हैं। आपने स्पीच की, बट कम से कम अब आप उसके बाद खामोश क्यों हैं? आपको तो हंगामी दौरे करने चाहिए, टीमें बना के भेजनी चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज करना चाहिए। और देखिए चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ, मैं मियां नवाज शरीफ के विजन को दाद देता हूं कि वो उस वक्त 2013 में चीन गए हैं ना, अभी सऊदी अरब भी जा रहे हैं, ज़ाहिर दौरे तो कर रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं कोई कमी है तो मशवरा तो बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ जी जी एब्सोल्युटली जी, मतलब मेरा तो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दुनिया को इस पे जगाने की जरूरत है। दुनिया को इस पे जगाने की जरूरत है। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन, ये काफी नहीं है। और बैक टू द शो, डोगर साहब आपका क्या मौक़िफ़ है? अभी जो तारड़ साहब ने बात की, वो ये कहते हैं कि ऑपोजिशन को एक पेज पर नहीं लिया गया, पार्लियामेंट में कोई कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू नहीं की। तो आपको क्या लगता है कि वाक़ईतन ये एक कमी है, कहीं रह गई ये कमी डोगर साहब? बिल्कुल सुमैया, मैं इससे एग्री करता हूं कि अपोजिशन को इत्माद में लिया जाना चाहिए था। ख़ास तौर पर इस पर्टिकुलर कश्मीर के इशू पर पार्लियामेंट के अंदर एक कंसेंसस के साथ जॉइंट आवाज़ आनी चाहिए थी और दुनिया को एक मैसेज जाना चाहिए था कश्मीर पर पाकिस्तानी एक हैं, अपोजिशन और गवर्नमेंट की डिवाइड नहीं है। और उसके साथ साथ मैं ताला तारड़ साहब की इस बात से भी एग्री करता हूँ कि UNGA में जो तकरीर की गई उसका बिल्डअप नहीं किया गया। उसके बाद चाहिए था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनको इफेक्टिवली वो दुनिया में जाते और दुनिया को बताते, उस दुनिया को सेंसिटाइज करते। हालात तो ये हैं कि हम OIC जैसा प्लेटफॉर्म, पाकिस्तान वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है जो OIC की मेंबर है, लेकिन इसके बावजूद मासूम तुर्की और मलेशिया के किसी मुसलमान मुल्क ने इस इशू पर खुलकर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। यही तो बात है, क्यों नहीं दिया, इसकी क्या वजह है? सिर्फ एक चीज मैं से तालुआ तारड़ साहब से एक कहना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं, एक चीज का ये भी ध्यान में रखें कि 2014 की उफा कॉन्फ्रेंस, उसके जॉइंट डिक्लेरेशन में कश्मीर इशू नहीं था। ये इनकी भी ये कारकर्दगी थी कि उस वक्त 2014 में उफा के जॉइंट डिक्लेरेशन नून लीग की कारकर्दगी पर आती हूं। डॉक्टर साहब मुझे मौका दें, अमजद शुएब साहब से मुझे बात करनी है, हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं, फायद तज़कियाकार हैं, उनका भी मौक़िफ़ बड़ा ज़रूरी है। फिर मैं आती हूँ नून लीग की कारकर्दगी पर। अमजद शुएब साहब, जो अभी कोशिशें हैं पाकिस्तान की फ़िलहाल कश्मीर की सूरत हाल पर, उसमें वज़ीर आज़म का दौरा चीन है, वज़ीर आज़म संडे को भी सऊदी अरब के दौरे पर भी जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की कोशिशों में कहीं कोई कमी है? क्या वजह है कि सिर्फ चंद ममालिक ही साथ दे रहे हैं पाकिस्तान का कश्मीर इशू? देखिए, बात यह है कि जब भी हम तनकीद करते हैं इनकी PTI की कोशिशों की, तो वो मवाजना करना शुरू कर देते हैं पहली हुकूमतों से। वो ठीक है, उसके मुकाबले में तो आपने बहुत किया है, बहुत ज्यादा। नून लीग के वक्त में तो बिल्कुल ही मेरा ख्याल है ये गड़े में फेंका हुआ था इन्होंने कश्मीर का, कैसा साल बाद सिर्फ एक दफा बात करते थे इमेजिनेशन में। लेकिन ये आज की सूरत हाल और बहुत पुरानी सूरत हाल से मवाजना करना भी गलत है, क्योंकि आज आर्टिकल 370 जो उन्होंने एप्लीकेट किया है इंडिया ने, उसके बाद एक सिचुएशन
बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत की निकली है। अगर उसके तनाज़ुर में देखें तो ये उस तरह कोशिश नहीं कर रही हुकूमत जिस तरह इसको करना चाहिए। यानी एक हाइप क्रिएट हुई, वहां पे आपने बहुत बड़ी सफारतकारी की यूनाइटेड नेशन में, जब आप गए जनरल असेंबली के सेशन के लिए तो 7-8 दिन में बेशुमार लीडर से मिले, सब कुछ हुआ। लेकिन ये हर सतह पे होना चाहिए। अगर आप टॉप लीडर से मिले हैं तो दरमियान में मुख्तलिफ सतह के लीडर, जैसे पार्लियामेंटेरियंस के डेलीगेशन जाते हैं, इंटेलेक्चुअल्स के जाते हैं, खवातीन के जाते हैं, खुद फॉरेन मिनिस्टर भाग दौड़ करते हैं, वो चीज है नहीं। एक मजबूत आपके पास प्लान होनी चाहिए थी कि हमने ये कश्मीर की सफारती जंग लड़नी कैसे है, वो चीज नजर नहीं आती। आपने बड़ा अच्छा स्टेप दिया कि एक कश्मीर सेल बना दिया फॉरेन ऑफिस में, मुख्तलिफ एम्बेसीज में भी आपने कश्मीर डेस्क खोले, लेकिन उनकी क्या कारगुजारी है? उनसे एक्चुअली तो उन्हीं के जरिए एक प्लान आपकी आगे बढ़नी चाहिए। सही, वो चीज नहीं है। फिर ये है कि ऑपोजिशन को, इनको जैसे भी ये यूनाइटेड नेशन से आए थे प्राइम मिनिस्टर, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में ये सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, वहां बताना चाहिए था कि हम क्या करके आए हैं वहां पे, ताकि वहां से तजावीज मिलती है इनको पार्लियामेंट से कि आगे आपने क्या करना है या कैसे होना चाहिए। कुछ नहीं तो सपोर्ट ही मिलती पार्लियामेंट से। असल चीज ये है कि ये हुकूमत का भी एक किबला को अजीब किस्म का है कि ये ऑपोजिशन को बिल्कुल धत्कारते हैं, उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते। हालांकि ये जो सिस्टम है हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसका वो बहुत बड़ा लाजमी जो है ऑपोजिशन। ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है, ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल सही दुरुस्त नहीं है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा अमजद साहब, एक सवाल और, ISPR का ज़ाहिर बयान सामने आया, उन्होंने भी आज कहा कि जब आर्मी चीफ गए चीन के दौरे पर तो वहाँ पर जो चीन सदर से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि कश्मीर के इशू पर हम हर तरह का पाकिस्तान से ताउन करेंगे, पहले भी हमने ताउन किया, आज भी हम ताउन करेंगे। लेकिन अब सवाल ही उठता है कि चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो चीन हो, ये वो ममालिक जो हमारा साथ दे भी रहे हैं, कि ताउन किस सतह पर करेंगे? ये अपने ही मामला को लेकर आगे चलेंगे या फिर ये जो 370 वाला मामला है इसको किस तरीके से वापस लेके आया जा सकता है? क्या चीन दबाव डालेगा? जब अमेरिका नहीं डाल सका तो चीन कैसे डालेगा दबाव? नहीं, अमेरिका डाल नहीं सका, अमेरिका ने डाला नहीं। हाँ। एक्चुअली तो ये सारी प्लानिंग आपने अगर चीन के साथ भी मामला तय करना है, हाँ। तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट रुकन है, बात उन्हीं में जाके आपने उनको कायल करना है कि वो सब मिलकर ये बात करें। अगर अकेला कोई चाइना कहे तो उसकी वो वक़्त नहीं होगी, या अमेरिका भी कहे तो इंडिया टाल जाएगा। लेकिन अगर P5 वहां से ये मैसेज देते हैं कि आपने ये करना है तो फिर बात कुछ और है। लेकिन हो सकता है कि हिंदुस्तान उसके बावजूद ना करे, लेकिन फिर ये है कि P5 जो है वो लाजमन अपने, अगर आप देखेंगे कि हमारी स्टेटमेंट ये चीज की कोई वक़्त नहीं इंडिया ने दी, हाँ। तो फिर वो और स्टेप आपको तजवीज़ करेंगे, पाकिस्तान का साथ देंगे। हाँ। ये बड़ा जरूरी है कि आप चाइना के अलावा बाकी P5 के कंट्रीज हैं उनको भी एंगेज करें, उनको भी एंगेज करें। मैं सफारतकारी की बात करूँ, ये नहीं कर रहे। ये बिल्कुल आगे बैठ के यहाँ या तकरीर मुल्तान में करते हैं या आगे इस्लामाबाद में कर देते हैं, तो उससे क्या हासिल होगा? इससे कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी बात है कि आप एक दिन को नाम करें कश्मीर के, लेकिन उससे कश्मीर को तो कुछ भी फायदा नहीं, कश्मीर के जो लोग हैं उनको तो कुछ भी फायदा नहीं है। वहाँ तो कर्फ्यू वैसे ही चल रहा है। बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब आपका भी, बाबर डोगर साहब और अता तारड़ साहब आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है इसी नोट के साथ कि कोशिशें बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतर हैं, लेकिन बेहतरीन भी हो सकती हैं। कश्मीर के भाइयों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है उसको बंद करने के लिए हमें वाकई अब संजीदा तौर पर अपनी कोशिशों को बढ़ाना होगा। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर की मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।